Dear students, very good morning. You welcome again in this class. BA पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम बच्चों अधिनायक तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। अधिनायक तंत्र के अर्थ परिभाषा और इसके प्रकारों, इसके वर्गीकरण का हमने अध्ययन किया और हमने ये भी देखा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ, जिसमें हमने सामान्य कारण और इसके साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा उत्पन्न कुछ ऐसे कारण थे जिससे कि अधिनायकवादी शासन की स्थापना में उसका वो महत्व रहा या वो एक प्रमुख आधार रहा। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हुए अधिनायकवाद के गुण और दोषों का आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी विचार, किसी भी वस्तु, किसी भी सिद्धांत, किसी भी शासन प्रणाली का एक ही पक्ष नहीं होता। हर एक चीज़ के दो पहलू आवश्यक रूप से होते हैं। किसी भी चीज़ का अच्छा पक्ष है तो उसका बुरा पहलू भी है, और बुरा पहलू है तो उसका कहीं न कहीं अच्छा पक्ष भी अवश्य होता है। अधिनायक तंत्र भी इस प्रकार गुण और दोषों दोनों ही दृष्टिकोणों से देखा और परखा जाना चाहिए। अधिनायक तंत्र के भी भले ही हम प्रथम दृष्टिया कई प्रकार की आलोचनाएं इसकी करें, लेकिन अधिनायक तंत्र में भी कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने जानबूझकर, राष्ट्रों की जनता ने अपनी इच्छा से अधिनायकवादी शासन को स्वीकार किया था। अधिनायक तंत्र के गुणों में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना, क्योंकि यहाँ पर जनता पर शासन का या शासन की जो सत्ता है, सरकार का एक कड़ा अनुशासन रहता है। ऐसे राष्ट्र में हर एक व्यक्ति अपने शासकों के प्रति स्वामी भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ रहता है, और हर एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित होता है, उसमें इतने उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरी होती है कि येन केन प्रकारेण उसका अपना राष्ट्र प्रगति करे, विकास करे, वो बहुत शक्तिशाली हो, शक्ति का प्रदर्शन करे, शक्ति का संवर्धन करे। तो हर एक नागरिक की जब अपने राष्ट्र के प्रति ये सोच होगी तो वो राष्ट्र स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ होगा, क्योंकि राष्ट्र उसमें निवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से ही निर्मित होता है। दूसरा इसका गुण यदि हम देखते हैं, राष्ट्रीय एकता की स्थापना। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, जिसके कारण जनता की श्रद्धा के जो केंद्र हैं वो कई हो जाते हैं। प्रजातंत्र में केंद्र के साथ साथ प्रांतों की सरकारें, प्रांतों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकारें, उसके बाद उपखंड लेवल की सरकारें, और सबसे निम्नतम जो इकाई है वो ग्रामीण स्तर पर यानी कि पंचायती राज और ग्राम पंचायत स्तर की जो सरकारें निर्मित होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने निकटतम इकाई से सर्वाधिक जुड़ा रहता है। तो राष्ट्र के नागरिकों की केंद्र सरकार के प्रति जो स्वामी भक्ति होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी स्वामी भक्ति अपने सरपंच के प्रति पहले रहती है। और हालांकि उसकी स्वामी भक्ति या श्रद्धा में ऊपरी सरकारों के प्रति कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी श्रद्धा के जो अनेक केंद्र बन जाते हैं उससे राष्ट्रीय एकता खंडित अवश्य होती है। अधिनायकवादी शासन में शासकों के द्वारा जिस तरह से सत्ता को एक केंद्रित रखा जाता है, तो पूरा राष्ट्र एक माला के मोतियों की तरह गूंथा हुआ रहता है और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इस राष्ट्रीय एकता में कोई सेंधमारी की कोशिश कम से कम उस राष्ट्र के आंतरिक रूप में तो नहीं किया जा सकता। भले बाहरी आक्रमण या उसका खतरा है वो किसी भी शासन प्रणाली में हो सकता है। कुशल प्रशासन की व्यवस्था और मितव्ययी शासन। कुशल प्रशासन, क्योंकि इसमें बहुत अधिक सहयोग के लिए सत्ता के केंद्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि प्रजातंत्र में जगह जगह पर पड़ती है। तो यहाँ पर कम ही लोगों को, लेकिन उनके स्वामी भक्ति और उनके ज्ञान और उनकी दक्षता को देखकर ही शासन और प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर बिठाया जाता है। और ये मितव्ययी शासन भी होता है, क्योंकि
एक पद पर अनेक कार्य एक व्यक्ति को सौंपे जाते हैं, जिससे उसकी दक्षता में और वृद्धि होती है और शासन प्रशासन पर पड़ने वाला अतिरिक्त व्यय भी नहीं होता। तो अधिनायकवादी शासन में बहुत अधिक भीड़ की आवश्यकता शासन प्रशासन के लिए नहीं होती, अपितु कुशल और दक्ष लोगों को ही प्रशासन में सहभागी बनाया जाता है, जिससे धन का भी व्यय कम होता है और उन प्रशासकों की अपने राष्ट्र के प्रति ज़्यादा स्वामी भक्ति प्रतीत होती है। सामाजिक सुधारों में तीव्रता। यदि राष्ट्रीय हितों के लिए कोई सुधार करने की आवश्यकता है, अधिनायकवादी शासन में तीव्र गति से इन सुधारों को अपना लिया जाता है, जबकि ये सुधार लोकतांत्रिक देश में आसानी से नहीं अपनाए जाते, क्योंकि क्विक डिसीजन केवल अधिनायकवादी शासन में किया जाता है। प्रजातांत्रिक शासनों में हर एक चीज पर अनावश्यक वाद विवाद में बहुत अधिक समय खर्च होता है और हर एक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो किसी विचार को थोपा नहीं जा सकता। यहाँ पर यदि राष्ट्र हित के लिए कोई आवश्यक विचार, कोई मूल्य है, तो उसे लागू कर लिया जाता है और सामाजिक जो रीति परंपरा या जो हमारे मूल्य हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो वो भी आसानी से हो जाती है। उग्र राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना। अधिनायकवादी शासनों की स्थापना के उदय में उग्र राष्ट्रवाद एक प्रमुख कारण समझा जाता है, क्योंकि अधिनायकवादी शासकों के द्वारा राष्ट्र की जनता में सबसे पहले राष्ट्र के प्रति उग्र भक्ति की भावना भरी जाती है और राष्ट्र के प्रति वो प्रेम इतना कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि हमारा राष्ट्र ही सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि विश्व स्तर पर रहना चाहिए और इस सर्वोपरिता को बनाए रखने के लायक जो भी नेतृत्व है उसे वो स्वीकार करते हैं। उस नेतृत्व के बाद वो उसकी निरंकुशता या इस अन्य चीज़ों पर वो फोकस नहीं करते। उन्हें ये प्रतीत होता है कि राष्ट्र को सुदृढ़ नेतृत्व देने वाला, राष्ट्र को विकास और प्रगति के पथ पर चलाने वाला शासक उन्हें स्वीकार्य है। आर्थिक विकास में तेजी, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो सरकारें हैं उसमें सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं पर फोकस किया जाता है और उसमें पूंजीपतियों के हाथों में सत्ता की चाबी रहती है। वो अपने पूंजी के बल पर चुनावों में सरकार का सहयोग करते हैं और सरकार बाद में उनके हितों के लिए कानून बनाती है, तो उसमें आम व्यक्ति का आर्थिक विकास या उसी विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते। हालांकि अधिनायकवादी शासन में भी जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं का स्तर हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन आर्थिक विकास, क्योंकि उद्योग धंधों का और उत्पादन वितरण के जो साधन है उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, तो जिसमें आर्थिक विकास की संभावना ज़्यादा होती है, आर्थिक प्रगति की रफ्तार इसमें ज़्यादा तीव्र होती है। संकट काल में शीघ्र और उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। आपको पता है प्रजातंत्र में किसी भी विषय पर कोई निर्णय लेना हो तो संसद में बहस होती है। संसद के दोनों ही सदनों में बहस होगी या संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसमें बहस की जाती है और इस बहस में कई बार इतना अनावश्यक समय लग जाता है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया जाता। अधिनायकवादी शासन में सत्ता का केंद्र एक ही होता है, तो राष्ट्र के समक्ष कोई भी प्राकृतिक आपदा या किसी शत्रु राष्ट्र के द्वारा भेजी गई आपदा हो तो उसका मुकाबला करने के लिए तुरंत निर्णय लिया जा सकता है और उस निर्णय का विरोध करने का किसी में साहस नहीं होता, तो वो निर्णय त्वरित रूप में क्रियान्वित भी हो जाता है और ऐसे निर्णय से राष्ट्र कई बार बड़ी मुसीबतों से बच जाता है। जबकि प्रजातांत्रिक शासन में अनावश्यक बहस में जो समय चला जाता है उसमें राष्ट्र को कई बार बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। राष्ट्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान। लोकतंत्र में समाधानों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी गति से, मंथर गति से चलती है। अधिनायकवादी शासन में कुशल और दक्ष प्रशासन और इसमें प्रशासकों पर सत्ता के जो बैठे हुए आला कमान के लोग हैं उनका इतना भय होता है कि अधिकारियों के द्वारा त्वरित रूप में किसी भी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अधिनायकवादी शासन में अनुशासन का जो स्तर है उसमें प्रशासनिक अधिकारी सत्ता से बहुत अधिक डरते हैं। वो जानते हैं कि यदि उनकी शिकायत गई तो उन्हें बिना किसी सफाई के ही
तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान करने की प्रवृत्ति हर एक अधिकारी के अंतर्गत विकसित हो जाती है। जनता में अनुशासन, ये अनुशासन जनता में स्वयं भी उत्पन्न होता है, क्योंकि अधिनायकवादी शासनों की जनता में राष्ट्र के प्रति एक उग्र प्रेम की भावना होती है। तो उग्र प्रेम देशभक्ति को उत्पन्न करता है, और यदि जनता में स्वयं ये भावना नहीं हो तो जनता में डरा धमका कर भी ये प्रवृत्ति विकसित की जा सकती है, उसे अनुशासित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान होता है। विश्व स्तर पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी तानाशाही शासनों का उदय हुआ, उन तानाशाही सरकारों का आप वो स्वरूप देखें तो लगता है कि उन राष्ट्रों में जो विपदा आई, वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए जो राष्ट्र थे उनके साथ विजेता राष्ट्रों के द्वारा जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार किया, तो इन राष्ट्रों की जनता ने यह देखा कि हमारे राष्ट्र की जो प्रतिष्ठा खत्म हुई है, उस प्रतिष्ठा को लौटाने के लिए जो भी सक्षम नेतृत्व होगा, वो चाहे अधिनायकवाद ही हो, तो जनता ने उसे स्वीकार किया। तो ये जो राष्ट्र के शासक हैं, अधिनायकवादी शासक हैं, ये विश्व स्तर पर अपने राष्ट्र के प्रति चिंतित होते हैं और अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को ये बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की बहुत बुरी हालत की, उस जर्मनी की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही हिटलर का जन्म हुआ। इटली की जो हालत खराब हुई, इसके लिए ही मुसोलिनी का जन्म हुआ। तो राष्ट्र को प्रतिष्ठा के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए भी अधिनायकवादी शासन उपयुक्त माने जाते हैं। ये इसके विभिन्न प्रकार के हमने गुण देखे, लेकिन गुण है तो अधिनायकवाद के दोषों से भी हम अपनी नज़र नहीं बचा सकते। अधिनायकवादी शासन में बहुत सारे हमें सीमाएं, कमियां भी नज़र आती है, जिनका भी यहाँ पर जिक्र और विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। अधिनायकवाद के दोषों में हम सबसे पहले अतिवादिता के दृष्टिकोण को ले सकते हैं, क्योंकि तानाशाही शासन या अधिनायकवादी शासन में सत्ता का केंद्र एक होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी सत्ता का केंद्र या कोई भी उस राष्ट्र में निवास करने वाली चीज उस सत्तारूढ़ शासक की अनुशासन या उसके आदेशों की अवहेलना करने की स्थिति में नहीं होती। तो इस तरह की जो सर्वाधिकार की प्रवृत्ति है, ये जो अतिवादिता का दृष्टिकोण है, इसमें कई बार आम व्यक्ति या व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ कई बार इसमें नुकसान हो सकता है। व्यक्ति को अपनी आदतों, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्तित्व विकास का अवसर उसे नहीं मिल पाता है। उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन, परंतु अंतरराष्ट्रवाद को नकारना। जिस तरह से व्यक्ति को समाज में रहना जरूरी है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसी तरह पूरे विश्व का जो एक समाज है, उससे कोई भी राष्ट्र अपने आप को पृथक करके नहीं रह सकता। और अधिनायकवादी शासनों में उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति तो होती है, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, शक्ति का प्रदर्शन करना। इसके लिए उन्हें युद्ध भी करना पड़े तो वो युद्ध की प्रवृत्ति को बहुत उचित मानते हैं, क्योंकि तानाशाही शासकों का मत है कि जिस तरह से एक महिला के लिए मातृत्व का महत्व है, वैसे ही पुरुष के लिए युद्ध का महत्व है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस खूबसूरत संसार को बचाना यदि हमें है, इतनी अच्छी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, तो हमें युद्ध को तो त्यागना होगा और अंतरराष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना होगा। क्योंकि हर एक भी जो राष्ट्र है युद्ध की प्रवृत्ति के लिए किसी अन्य राष्ट्र को उकसाता है, तो उसका परिणाम उन दो ही राष्ट्रों तक नहीं रहता, अपितु जिन राष्ट्रों का युद्ध से कोई सरोकार नहीं है उन तक भी उसके परिणाम पहुंचते हैं, उन्हें भी वो भुगतना पड़ता है। तो उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति युद्ध के लिए प्रेरित करती है, जो कि विश्व बंधुत्व और विश्व में शांति स्थापना के लिए वो घातक प्रतीत होती है। अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता की स्थापना। राष्ट्रीय एकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, इससे किसी भी काल परिस्थिति में नहीं नकारा जा सकता। लेकिन इस राष्ट्रीय एकता के लिए अविवेकपूर्ण यदि चेष्टा की जाए
व्यक्ति को डरा धमका कर उस पर एक भय का माहौल बनाकर उसे राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया जाए तो वो राष्ट्र ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे राष्ट्र के नागरिकों का कई बार मनोबल खत्म हो जाता है और राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल यदि क्षीण होने लगेगा तो वो राष्ट्र ज़्यादा समय तक नहीं टिका रह सकता। बुद्धि और विवेक में विश्वास नहीं। जनतंत्र शासन की शुरुआत इस चीज से होती है कि व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति में बुद्धि और विवेक है, वो प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की योग्यता क्षमता से युक्त है और सरकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का साधन है, जबकि अधिनायकवादी शासन में बुद्धि और विवेक को महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि जब बुद्धि और विवेक को महत्व दिया जाएगा तो विवेक के आधार पर जनता शासक से तर्क करने लगेगी और यहाँ पर तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता। यदि तर्क को दबाया जाता है तो व्यक्तियों के बुद्धि के स्तर को दबाना होता है और जब बुद्धि का स्तर दबा दिया जाता है तो ऐसा अधिनायकवादी शासन एक बार प्रगति की रफ्तार को बहुत जल्दी पकड़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद पहुंचकर वो पतन की ओर भी तुरंत ही प्रवृत्त हो जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। शेष अधिनायकवाद के दोषों का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।